नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। सीजेआई पर जूता फेंकना और उसके बावजूद भी घर में रह करके, फ्लैट्स में रह करके और मीडिया के सामने बयानबाजी करना आखिरकार कितना सही है। हम बात कर रहे हैं राकेश किशोर का। ये जो काले कोट के अंदर में गुंडे और भेड़िया कहना भी कहीं ना कहीं शब्द कम पड़ जाएगा। आखिरकार इसको बचा कौन रहा है, इसका संरक्षण कौन कर रहा है और इस पर कार्रवाई जो नहीं हो रही है, इसके पीछे में किसका हाथ है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज पर। किस तरीके से सर देख रहे हैं, राकेश किशोर पेशे से वकील हैं लेकिन जूता फेंक देते हैं, कहते हैं मुझे आहत हुआ, सनातन धर्म का जो अपमान कर रहे सीजे साहब, इन मामलों को लेकर जूता फेंक देना क्या दर्शाता है? और सबसे बड़ी बात, उन पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कुछ एक मेरी गुजारिश है जी आपसे भी और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों से भी। आजकल तो ये इंटरनेट का जमाना है जी। कोई अगर अपने आप को वकील कहता है तो अगर उसको सर्च किया जाए उसके नाम को, तो उसके नाम से कितने उतने फैसले किए हैं, कितने केस वो लड़ा है, तो वो आज सारा डिटेल्स आ जाता है जी। तो मैं ये गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों से, तो ये राकेश किशोर साहब जो भी आप नाम बता रहे हैं, उनका भी एक सर्च करके देख ले कि वो किस प्रकार के, किस मेयार के और कैसे वकील थे, या उन्होंने कितने केस लड़े ही हैं आज तक। एक तो ये काम कर ले। अब दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि कौन उनका संरक्षण कर रहा है। जी। संरक्षण कौन करता है? अगर कोई अपराधी अपराध करता है और वो किसी बड़े गैंग का हिस्सा है तो संरक्षण वही करता है जो उससे अपराध कराता है। और कोई क्यों संरक्षण करेगा उसका? जी। तो जो गैंग के लीडर्स होंगे, उसके गैंग के लीडर्स वही संरक्षण करेंगे। उन्होंने ही वो अपराध कराया है, उन्होंने ही सारी प्लानिंग की थी, उन्होंने ही सारी एग्जीक्यूट की थी। और इस व्यक्ति को, क्योंकि देखिए आरएसएस और बीजेपी के लोग आमतौर पे ऐसा देखा गया है, और अभी जब से ये केरल के एक बच्चे ने आत्महत्या की है जी। उसके बाद से तो बहुत सारी बातें खुल के सामने आ रही हैं, जो बातें सब लोग वैसे तो जानते थे लेकिन बोलते नहीं थे शिष्टाचारवश। लेकिन अब किस प्रकार के, और आमतौर पे आरएसएस और बीजेपी के लोग डरपोक भी बहुत होते हैं। बहादुरी तो उनको छू के भी नहीं गई होती। ये आजादी से पहले का उनका सारा जो इतिहास है, जो उनके सबसे बड़े बड़े वीर हैं, उनका भी क्या क्या बहादुरी से लेना देना रहा है या नहीं, वो साफ। तो जब तक इस व्यक्ति को बार बार बहुत ऊंचे लेवल से ये नहीं समझाया गया होगा कि हम आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे, हम आपको कुछ आंच भी नहीं आने देंगे, तब तक तो वो हिम्मत नहीं कर पाया होगा ना। तो ये बुनियादी बात है। और उसके बाद जो वादे उनके गैंग लीडर्स ने किए थे उस पे पूरे भी उतरे वो, और वो पूरे इसलिए उतरे क्योंकि उन्हें ये कार्य और भी आगे बढ़ाने हैं। ये भारत के संविधान, भारत देश के ऊपर हमला है, इसको जूता मत मानिए आप। भारत, देखिए अभी उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ये आतंकवाद की घटना कैसे है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये आतंकवाद की घटना है, भारत सरकार के खिलाफ बगावत की घटना है ये। कैसे? उसका अभी एक छोटा सा उदाहरण 1-2 साल पहले हुआ था। एक धुएं का एक उपकरण पार्लियामेंट के अंदर फेंका गया था। कौन से मुकदमे लगे थे उनपे? आतंकवाद के। और अब जाके बड़ी मुश्किल से जमानत हुई है। तो जिस प्रकार से एक संवैधानिक संस्थान पार्लियामेंट है, उसी प्रकार से एक संवैधानिक संस्थान सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी ताकत दी है कि वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून को भी निरस्त कर सकता है अगर वो संविधान के विरुद्ध हो। तो अगर उस के ऊपर ये हमला हुआ है, किसी एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, तो वो पार्लियामेंट की घटना के बराबर घटना है। इस पे भी आतंकवाद का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर होना चाहिए जो गैंग के लीडर्स हैं। यही जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं, जो आखिरकार वो जेल के अंदर में नहीं है, कोई किसी भी धारा में उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, ये क्या दर्शाता है? ये तो आप जैसे कुछ ईमानदार जर्नलिस्ट लोगों ने और हम जैसे कुछ दूसरे लोगों ने इस बात को उठा दिया, वरना हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब जो गवई साहब हैं, उन्होंने तो माफी कर दिया था। हालांकि माफ करने की उनको कोई ताकत नहीं है। जूता तक वापस बोले थे, कर दो इनको, कर दिया वापस जी। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा मुद्दा है।
और गवई साहब को हालांकि कोई ताकत नहीं है उसको माफ कर देने की। उनको अगर माफ करने की ताकत है तो वो एक जजमेंट या ऑर्डर पास करने के बाद है। चीफ जस्टिस साहब को कोई ताकत नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव कि वो पुलिस अधिकारियों को कोई भी निर्देश इस प्रकार का दे सके या अपने स्टाफ से या अपने अधिकारियों से दिलवा सके। और इस काम की ताकत किसके पास है? वो हमारे परम आदरणीय अमित शाह साहब के पास है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है दिल्ली पुलिस के। तो ये एफआईआर रुकवाई किसी ने तो अमित शाह साहब ने रुकवाई। ये पहला सबूत है आरएसएस और बीजेपी के शामिल होने का। उसके बाद जो 32 के 32 दूसरे 33 जजेस जो दूसरे हैं उनमें से भी किसी ने कार्रवाई नहीं की। अटॉर्नी जनरल साहब की खुद की जिम्मेदारी थी, खुद की जिम्मेदारी, उन्होंने भी ये कार्रवाई नहीं की। कंटेम्प्ट की तो कार्रवाई कर सकते थे, वो तो भलाओ विकास सिंह साहब का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी मेंबर्स थे उन्होंने उनसे गुजारिश की तो उन्होंने मूव की, तब जाके अटॉर्नी जनरल साहब ने परमिशन दी।